चलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा सोलंकी। लोकसभा चुनाव छठे चरण में पहुंच गया है, जिसके लिए 25 मई को वोटिंग होनी है। लेकिन बढ़ते तापमान के बीच सियासी गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। मां माटी मानुष, जी हां, मां माटी मानुष, ये वही नारा है जिसके दम पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सत्ता में आई। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने अब मुल्ला, मदरसा और माफिया को अपना नारा बना लिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप ममता बनर्जी और टीएमसी पर लगाया है। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी आम लोगों को अपना वोट बैंक नहीं मानती है और ये केवल घुसपैठियों को ही वोट बैंक मानती है। वैसे भी बीजेपी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने की पैरवी करने का आरोप लगाती रही है। राम मंदिर हो या फिर सीएए हो, बीजेपी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर हमलावर रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच अमित शाह का यह आरोप बेहद गंभीर माना जा रहा है और आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे कि चुनावी तपिश के बीच क्या सच में मां माटी मानुष का नारा बदलकर मुल्ला, मदरसा और माफिया तक पहुंच गया है। कि ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष के नारे के साथ आई थी और मुल्ला, मदरसा और माफिया में बदल गई। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। विकास सोमानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है विकास जी। नितिन सारस्वत हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, सबसे पहले आपका ही रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि चुनावी गर्मी बहुत ज्यादा है और देखा जाए तो वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो नारा आज निकल कर आया है अमित शाह की जुबान से, वो और ज्यादा सियासी गर्मी बढ़ाने का काम करेगा। क्या लगता है आपको? क्योंकि छठा चरण बस बेहद करीब है, किस तरीके से माहौल बनता या फिर बिगड़ता जाएगा? जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मौसम का बहुत बड़ा जानकार मौसम विभाग का माना जाता है। वो जानते हैं लोहा कब गर्म होगा और कब उस पर चोट मारनी है। देखिए, बंगाल जैसे कभी आपने उत्तर प्रदेश का हाल देखा, ऐसे आज बंगाल का हाल है। बंगाल में आप संदेश खाली को भूल नहीं सकते और संदेश खाली जस्ट मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने वाली एक घटना है। इस तरीके की घटनाएं वहां के लगभग सभी जिलों में आम हो चुकी हैं। तो ऐसे में जो नारा दिया था ममता बनर्जी ने, किस तरीके से सरकार बनाई थी, उन्होंने माटी मानुष की बात की थी। लेकिन जिस तरीके से आज की हालात वहां पे बदले हुए हैं और ठीक अमित शाह जी ने वहां पर पहुंच करके, जो जाने माने हिंदुस्तान के राजनीति के पंडित कहते हैं, कोई राजनीति का चाणक्य कहता है, उन्हें मालूम था कब कौन सी चोट करनी है। और आपको मालूम है बंगाल के अंदर लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो उसको ये समझा जाता है कि मौजूदा सरकार के जो वहां पर सरकार है। संदीप जी, बवाल भी बढ़ा है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, बवाल भी बढ़ा है, लेकिन सबसे खास इसमें यह है कि वहां के जो लोग हैं वो बेहद जागरूक है। दूसरे राज्यों को इस बात से सीखना चाहिए क्योंकि वोटिंग प्रतिशत अभी तक के चरणों में बेहद खास रहा है। लेकिन बवाल को देखा जाए और इस नारे को देखा जाए, किस तरीके से छठा चरण फिर सातवां चरण देखा जाए, ये कितना अहम आपकी नजर में? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम हो चला है पूनम जी, क्योंकि अब चुनाव अपने अंतिम दौर में है। आप ये मान के चलिए सेमीफाइनल और फाइनल बाकी है और ऐसे में ये बात आना कि मुल्ला और मदरसा और माफिया, ये तीनों चीजें वो हैं जो आज बंगाल को परेशान कर रही है। और वहाँ के जो एक सनातन धर्मी है या हिंदू बाहुल्य जो क्षेत्र है वो काफी परेशान है इन चीजों को लेकर के। और इन चीजों पर मुझे लग रहा है इस बार बंगाल में वोटिंग भी हो रहा है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो जड़ें हैं वो लगातार उखड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा। विकास जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। विकास जी, अमित शाह, बीजेपी कहती है कि वो हमारे राजनीति के चाणक्य हैं और कुछ भी करते हैं, बोलते हैं या फिर कोई भी नारा देते हैं वो ऐसे ही नहीं हो जाता है। लेकिन क्या जरूरत थी क्या इसकी?
देखिए पूनम, मैं बताना चाहूंगा आपको कि माँ माटी मानुस जिस बात के लिए कहा, जिस धरती के लिए पश्चिमी बंगाल की जो बात ममता बनर्जी कह रही थी, आज वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज पश्चिमी बंगाल अराजकता की स्थिति में आ गया है, वहाँ गुंडागर्दी फैल चुकी है। और आप देखें कि मुख्यमंत्री के भतीजे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने वहाँ किस तरह की गुंडागर्दी कर रखी है। और संदेश खाली का आप देखेंगे तो शाहजहां शेख वहां पर जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, जिस तरह से महिलाएं आंदोलन कर रही है और जिस तरह की बात सामने आ रही है कि राष्ट्रपति शासन जैसी मांग तक उठ रही है, उस राज्य की स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे, जहां सनातन में एक साधु जो गंगा सागर की यात्रा पे जा रहे थे, उनको बाल खींच के उनके साथ भयंकर मारपीट की। ऐसी स्थिति में इस राज्य में मुख्यमंत्री ने अभी अपने अधिकार खो दिए हैं। उस बात को याद दिलाने के लिए माननीय अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जी ने एक सभा के दौरान ये बात कही कि आपने साफ कर दिया, लेकिन सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए सर, क्या अभी भी आप कहेंगे कि बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है? देखिए, हिंदू मुसलमान नहीं करती और बीजेपी आम जनता के, आम इंसान के साथ है। सीए जो कानून बना है, वो कानून में भी ये कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक भारत से बाहर है और जिनको यहाँ की नागरिकता काफी समय से रह रहे हैं और नहीं मिल पा रही है, उनके लिए वो उसको लागू किया। उसके बाद आप देखें कि ममता बनर्जी उस आदेश का भी गुमराह करके और लोगों को भड़का रही है, बरगला रही है, घुमा कर दे रहे हैं। नितिन जी, देखिए, इस जो आपने आज डिबेट किया उसके दो पक्ष हैं। सबसे पहला पक्ष है कि क्या अमित शाह जी को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक सवाल सर मेरा ले लीजिए, मैं पहला इसका रिएक्शन दीजिए सर, मेरा सवाल भी साथ में ले लीजिएगा। सवाल ये कि इनका बहुत बड़ा आरोप है, अमित शाह का बहुत बड़ा आरोप है कि धार्मिक आधार पर भेदभाव किया गया, यानी कि पुजारियों को महरूम रखा गया उस सैलरी से, तनख्वाह से। क्यों? देखिए, मैं सबसे पहले बताता हूं कि क्या अमित शाह जी को सीरियस लेना चाहिए। आप तमाम बयान सुनिए, तमाम बयान जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हम जीते थे, अमित शाह जी कहा करते थे, आप कटिंग निकाल के देख लीजिए, अंगद का पैर है, हिलेगा नहीं, सारी जगह से पैर हिल गया। जब अमित शाह जी कहते थे कि अजीत पवार जी जेल जाएंगे, क्या हुआ? अजीत पवार जी उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। जब शुवेंदु अधिकारी के लिए कहते थे, वही बंगाल में जाके कांग्रेस शुवेंदु अधिकारी के लिए कहते थे, क्या हुआ शुवेंदु अधिकारी का? तो मैं ये कह रहा हूं, आने से आपकी बात सच नहीं हो जाएगी, क्योंकि अगर अब पिछले अगर आप उस चुनावों को देख रहे हैं, अंगद के पैर को देख रहे हैं, अभी विधानसभा के चुनाव, मैं कह रहा हूं कि शुवेंदु अधिकारी जी के लिए क्या कहते हैं, तेलंगाना को शुवेंदु अधिकारी जी के लिए क्या कहते हैं, आज तो धीरे-धीरे खत्म हो गया, पेड़ खत्म हो जाएगा, कांग्रेस के हालात कैसे हो रहे हैं? अब मुद्दे की बात सुनिए। पहली बात तो ये टीएमसी का था। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, आपने नहीं है क्या? देखिए, सुनिए, बोलने तो दीजिए ना, आप चिल्ला के नहीं, आराम से भी बोलेंगे तो उधर से बोल रहे हैं तो आप उनको चुप करिए। एक मिनट आपको बोलने का मौका दिया ना, जवाब दीजिए, बिना चिल्लाए, आवाज बहुत जाएगी दर्शकों। देखिए, दूसरी बात ये है कि क्या वहां पे ये भत्ता दिया जा रहा है, उसके साथ पुरोहित भत्ता दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा? क्या आपने ये कंफर्म किया चलाने से पहले? दर्शकों को लगेगा वहां पुरोहित भत्ता नहीं दिया जा रहा, आप कंफर्म कीजिए। ये तीनों भत्ते एक साथ शुरू किए गए। दूसरा युवाश्री कन्या, सर आरोप चला रहे हैं ना, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, आप बार युवाश्री, कन्याश्री, लौकी भंडार, ये सारी स्कीम कोई महिला के लिए है, कोई बच्चे के लिए है, कोई अन्नदाताओं के लिए, क्या ये पता है कि ये सारी स्कीम बिना उसके भेदभाव के दी जा रही है? चौथी बात, क्या केवल ये वहां इमामों को भत्ता दिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में 5,000 रुपए महीना और बहुत पहले से दिया जा रहा है। हरियाणा में 15,000 रुपए महीना, कर्नाटक में तो जवाब ही नहीं दे रहे, वो सुन ही नहीं रहे। कर्नाटक में 3 स्लैब बना रखे। आप जो कह रहे हैं उसका आधार बता रहा हूं आपको। जब तमिलनाडु में जाते थे तो तमिलनाडु में बड़ी बड़ी बातें करते थे, और तमिलनाडु देखिए अब ये बीच में बोल रहे हैं, अब उससे क्या फायदा? सर बोलने दीजिए ना, एक दो लाइनों में खत्म कीजिए फटाफट। वही अमित शाह जी तमिलनाडु के चुनाव में जाके तमिल की मर्यादा की, गौरव की बात करते थे, और अब उड़ीसा में गए तो कल बोले क्या उड़ीसा के अंदर कोई तमिल शासन करेगा? तो ये इस तरीके के लोग हैं जहाँ राज्य से राज्य लड़ाएंगे, हिंदू से मुस्लिम से लड़ाएंगे, उनके पास नहीं है। और ये स्ट्रेटेजी है सर, उनको बोलने दीजिए। क्या बंटवारे की स्ट्रेटेजी होती है? क्या बंटवारे की स्ट्रेटेजी होती है? जनता जवाब देगी, आपके चिल्लाने से आपका बंटवारा होगा। कांग्रेस को अब वक्त आ गया कि अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है, ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, और मंगलसूत्र भैंस चोरी के बाद मछली कोई बात नहीं, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन ट्रेंड कर रहा है,
कहाँ पे हमारी डिंपल मीणा जी को न्याय नहीं दिया जा रहा? रामेश्वर वाल्मीकि जी के साथ क्या आप हो जो रहा है? विषय पूछ रहे हो उसको बात नहीं कर रहे, वो विषय का फिर विषय बदल देंगे। दरअसल पूनम ये चर्चा का विषय पे बात करना नहीं चाहते हैं। सर, डिंपल के साथ स्वाति मालीवाल को भी जोड़ लीजिए। दिल्ली में स्वाति मालीवाल को भी जोड़ लीजिए डिंपल के साथ, वो तो आपके साथ ही है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो उनके साथ में पार्टियां खड़ी रही जिन्होंने अपराध, जिन्होंने उनके लिए वोट मांगे गए, जिन्होंने जो मास रेपिस्ट थे और उनको अरे आपने पश्चिमी बंगाल में किस तरह की हालत की, आप देखिए आपके गठबंधन के मुख्यमंत्री जवाब देंगे जाएगा। प्रज्वल ठीक है, पानी पीजिए सर, पानी पीजिए। खाते में जाएगा। ठीक है सर, पानी पीजिए। चिल्ला के काम नहीं होता ना, तो चिल्ला के जवाब नहीं, दिया नहीं, जाता है। जवाब जरूरी है। चिल्ला के अरे जवाब के लिए आए हैं हमारे। नहीं, विकास जी एक मिनट, विकास जी एक मिनट, हमारे प्रोग्राम का नाम है जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब आपसे ले रहे हैं, लेकिन चिल्ला के अगर आप अपनी बात मनवाएंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। ना हम सुनेंगे ना जनता सुनेगी, जनता जवाब देगी। जो स्ट्रेटेजी से काम करेगा जनता को लाभ होगा, जनता जवाब देगी। आपके चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। संदीप जी आपने नितिन जी को सुना, संदीप जी आपने नितिन जी को सुना, विकास जी को सुना। सिंपल सा सवाल था, लेकिन जवाब या तो बहुत ज्यादा भावुकता से होता है या फिर चिल्ला के आक्रोश में होता है। वो इसलिए होता है या तो हमने काम किया है या फिर नहीं किया है। लेकिन इन दोनों को सुनकर आपको क्या लगता है? ये बवाल मुझे नहीं लगता इस नारे के बाद कम होता नजर आएगा, ये बढ़ेगा ही। संदीप जी से ऐसे टाइम पर ये किक मारी गई है, तो ये किक मुझे तो गोल में बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब मैच अपने सबाब पर होता है, पूरे जोश में होता है, और पेनल्टी किक ऐसे टाइम पर लग जाए, ये एक तरीके से मैं मानता हूं अमित शाह जी की एक पेनल्टी किक है जो सीधी गोल पोस्ट में गई है, और इसने कहीं ना कहीं वो हिट कर रही है, वो कांग्रेस को हिट कर रही है। संदीप जी हेलो, बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, आपकी आवाज आ रही है। जो आपने कहा उसी का ही मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूं कि जो किक मारी गई है वो हिट होती हुई कांग्रेस को नजर आ रही है, क्योंकि वो बेहद आक्रोश में, और आक्रोश में ज्यादातर गलत फैसले लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, कांग्रेस पार्टी इस वक्त कहीं ना कहीं हिली हुई है, क्योंकि जिस तरीके का इनको उम्मीद थी और उस तरीके का रिस्पांस विपक्ष को या कहिए इंडिया गठबंधन को नहीं मिल रहा है। और ममता बनर्जी ने कांग्रेस को, आपको पता होगा, बंगाल के अंदर घास भी नहीं डाला है, उन्होंने इनको साथ लेना भी पसंद नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर है और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। चलिए ठीक है, बने रहिएगा, क्योंकि लगातार अहम सवाल है, उसका जवाब लेना जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से किक का आपने जिक्र किया विकास जी, आरोप अमित शाह ने लगाया, बहुत बड़ा आरोप है, तनख्वाह का, सैलरी का, धार्मिक आधार पर भेदभाव का। 10 साल तो आपकी सरकार रही है ना, क्यों ध्यान नहीं दिया गया? पश्चिमी बंगाल की जो स्थिति है, वहां का जो स्टेट के जो ऑर्डर है वो स्टेट के आदेश की होती है। जब 72 स्थानों के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेना ने 72 स्थान वहां मांगने के लिए मुख्यमंत्री को बार बार देश हित और राष्ट्र हित में लिखा, उन्होंने जमीन वहां पर नहीं दी। वहां घुसपैठिया का जो सिस्टम वहां पनप रखा और जिस तरह की वहां व्यवस्था बना रखी है वो देश और राष्ट्र हित के लिए बड़ी घातक है। और उसके बावजूद ये बात कहते हैं तुष्टिकरण की नीति कहां पर, आप देखें वहां ये एक आदेश जारी किया गया है पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री जी द्वारा कि वहां 70% मुस्लिम छात्र जिस विद्यालय में वहां डाइनिंग टेबल की व्यवस्था की जाए। वहां की जो व्यवस्था बनी हुई है पूरी तुष्टिकरण की नीति के आधार पर बनी हुई है, और माननीय गृह मंत्री जी ने अगर कोई बात की है तो देश हित और राष्ट्र हित में की है, और वहां की व्यवस्था को देख के की है। संदेश खाली में आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि एक मछली पालने वाले शाहजहां शेख को किस तरह से इतना बड़ा गुंडा बना दिया सरकार के संरक्षण में कि वहां स्थिति ऐसी हो रही है कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है, और ईडी के अधिकारियों तक पे हमला किया जा रहा है। देश किस ओर जा रहा है, किस एजेंसियों पे हमला कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब पश्चिम बंगाल की बात इनसे पूछते हैं तो ये और जगह की बात करने लग जाते हैं। जब पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, और देखिए राशन घोटाला, नगर निगम घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाला, और अभी जस्ट टीवी पर बता रहे थे कानूनन रूप से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ना विकास जी, देखा जाए बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ना, तो फिर आप व्यवस्था बदलने की कोशिश बीजेपी ने क्यों नहीं की? देखिए कानून मुद्दा है ना, कानून का मुद्दा है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है पुनः वो स्टेट के हाथ में होती है, और स्टेट ही उसको जो है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था संभालते हैं। जब केंद्र में सरकार और जब राज्य में सरकार आती है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है, तो आप लगातार देखिए, अभी आप टीवी पे चल रहा था सामाजिक न्याय विभाग की जो घोटाले थे, निरंतर यहाँ भी जिस तरह के लीक पेपर लीक घोटाले खुलते आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलना कि कुछ समय बाद अब जब पश्चिम बंगाल में जब अधिक से अधिक संख्या में लोकसभा के सांसद जब जीत के आएंगे तो वो वहां भी उस तरह से नितिन जी एक और आरोप है, उसका जवाब आपसे लेना है। बहुत आराम से संयम से जवाब दीजिएगा, जनता तभी ढंग से सुन पाएगी। सवाल ये कि जब सरकारी स्कूल है तो फिर मदरसे की जरूरत क्यों है? देखिए सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज बताना चाहता हूँ। मैंने सबसे पहले पूछा कि जब आपने जो टॉपिक रखा है टीएमसी ने, उसके अंदर उन्होंने पुरोहितों को भी भत्ता दिया, क्या वो वाली बात झुटलाई जा सकती है कि पुरोहितों को भत्ता दिया? क्या ये उसका भी विरोध करते हैं? पहली बात।
दूसरी बात मैंने कहा, ये केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, जहां बीजेपी 25-25 साल से है, चाहे मध्य प्रदेश में हो, हरियाणा में हो, कर्नाटक के अंदर हो, क्या इनके अंदर इमामों को भत्ते नहीं दिए जा रहे? क्या वहां भत्ता दिया जाना सही है और यहाँ गलत है? तीसरी बात, जब आप तमिलनाडु में होते थे तो तमिल गौरव की बात करते थे, जैसे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और जब आप उड़ीसा का तमिलनाडु का चुनाव खत्म हो गया तो आप उड़ीसा में आके तमिलों को नीचा दिखाने के लिए कि क्या कोई उड़ीसा पे तमिल शासन कर पाएगा, आप तो इस हद तक चले गए कि भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बता दिया। आज नड्डा जी आरएसएस को, आज नड्डा जी कांग्रेस के ऐसे बयान है कि बोलते हुए इनको शर्म आने लगेगी। उसके बाद में पार्टी का बयान कांग्रेस के, देखिए आप, मैं ये, अब आप सुनिए, कभी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को लेके झूठ बोला जा रहा था, कभी न्याय पत्र की बात को लेके झूठ बोला जा रहा है। मनमोहन सिंह के बयान थे कि पहले संसाधनों पे मुस्लिम का हक रहेगा, अल्पसंख्यक का हक रहेगा, बयान थे, आपका झूठ बोला जाएगा। मैंने जो सवाल उठाए, मैं राजस्थान की जनता से इस डिबेट के माध्यम से अपील करता हूं कि जो मैंने सवाल उठाए, क्या उनका आपको जवाब मिल रहा है? जब आज इस टॉपिक पे जवाब दे रही है, जहां वोटिंग हो रही है जवाब देखेगी कि स्पोक्स पर्सन उसका जवाब देता है या नहीं देता, मिल रहा है, उसका जवाब है आपके पास विकास? मैं कहना चाहूंगा, जो वक्फ बोर्ड के समय में कांग्रेस सरकार ने जो रूलिंग बनाई थी और जिस तरह के नियमों के तहत जो इन इमामों को भत्ता मिल रहा है, उस तरह का नियम आज भी कई पुरोहितों के लिए लागू नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार रही थी, इन्होंने बनाया तो पता है कि कौन सा नियम बनाया, कौन सा लॉ बनाया पुरोहित के लिए। देवस्थान विभाग, लॉजिकली फैक्ट पे बात करता हूं, मैं बिल्कुल लॉजिकली फैक्ट पे बात करता हूं। मैं राजस्थान सरकार की ही बात करता हूं। राजस्थान सरकार में जब हमारी सरकार थी, पिछली सरकार में, हमने, सुनिए एक बार सुनिए तो सही, अब आप राजस्थान आ जाते हैं, राजस्थान से उड़ीसा चल जाते हैं, आप बंगाल में बोलिए ना, देश की मैं बता रहा हूं, आप पूरे देश की बता रहा हूं, आपके आदेश सर करेंगे ना, आप सुन ही नहीं रहे, आप डिबेट चर्चा का विषय बदल रहे हैं। आप इन्होंने क्या सवाल पूछा कि उनको भत्ता मिलता है? मैं कह रहा हूं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि बंगाल पे आप पास करने के लिए क्या आपके गठबंधन में आप बात करते हैं उड़ीसा की, आप तमिलनाडु चल जाते हैं, तमिलनाडु राजस्थान चल जाते हैं, ऐसे कैसे होगा? कहने का मतलब ये है कि वहां पर जितने पंडित हैं मंदिर में सभी को मिल रही है पुरोहित भत्ता मिलता है। आप देखिए ना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो लाइव डिबेट में बता दें। अरे पुरोहित लॉयर है, अगर झूठ बोले तो ये मेरी चमड़ी उखाड़ ले यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स ला के दीजिएगा। दूसरी चीज, रमजान का महीना आता है, जुलूस निकाला जाता है, कोई रोक टोक नहीं है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा आ जाए या फिर नवरात्रे हो, हिंदू अगर कोई भी यात्रा लेकर चलते हैं तो उस पर बैन क्यों? देखिए, पहली बात तो जितनी भी, मैं राजस्थान की बात कर सकता हूं और वहां की भी, अगर आपके पास कोई ऐसे तथ्य है कि रोका गया तो आप राजस्थान ने बता दिया, बता दीजिए, केवल पूरी बातों से नहीं। जब हम डिबेट में आते हैं तो फैक्ट पे बात करते हैं। हर जगह, चाहे मैं दुर्गा पूजा में गया हूं, मैं राम मंदिर की कलश यात्रा में गया हूं, जवाब दे रहा हूं, मैं हर चीज में गया हूं। नहीं रामनवमी बताइए आप, मैं ये कह रहा हूं, आप धारा 144 लगानी पड़ेगी, मैं ये कह रहा हूं कि किस जगह हुआ बताइए, आपने आदेश जारी किए, कांग्रेस सरकार ने आदेश जारी किए, आप बताइए सनातन धर्म और हिंदू मैं कह रहा हूं आपके पास आप जवाब ही नहीं पूछ पा रहे। आप ताजिया उनके लिए, आप जिस तथ्य पे आपने डिबेट रखी है वो तथ्य गलत है, लेकिन क्या जवाब ले पा रहे हो? आप नहीं ले पा रहे जवाब, आप जवाब ही नहीं ले पा रहे, जवाब नहीं, हम आदेश बता रहे हैं, आप जवाब ही नहीं ले पा रहे। सर आपके पास लॉजिकल है क्या? है ना, पुरोहितों को बताइए, वहाँ पुरोहितों को बताइए, डॉक्यूमेंट सिखाइए, मैं पुरोहितों को आ जाइए, किसके मैं स्कीम दिखा देता हूँ आपको, पुरोहित भत्ता की स्कीम दिखा देता हूँ। सर बीजेपी को वो फैक्ट्स चाहिए, बीजेपी बताइए, आप बोल रहे हैं आपको पुरोहित भत्ता की प्रत्यारोप होता है तो और आप उनका भी जवाब दीजिए, साधुओं को बुला लिया, सुनिए पूनम इनसे पूछिए, सनातन के साधुओं पे जो हमला किया गया उसके लिए ममता बनर्जी ने बोला कि अब तक आप एक मुख्यमंत्री होने के नाते पूनम इनसे पूछिए, साधुओं पे जो हमला हुआ उसको स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं किया अभी तक? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने, आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है नीतीश, आप उनसे जवाब ही नहीं पूछ पा रहे। जवाब तो आप बता नहीं पा रहे ना, हमसे पूछ रहे, दे रहे जवाब। पुरोहितों को भी भत्ता है कि नहीं है? अरे पुरोहितों को भत्ता आप बताइए ना, कौन सा आदेश है? आप बताइए कौन सा आदेश है पुरोहितों का भत्ता है? एक सेकंड, फिर से जवाब दीजिएगा आराम से, एक सेकंड से फिर से जवाब दीजिएगा। क्या पुरोहितों को भत्ता मिलता है वहां पर या नहीं मिलता? देखिए, राज्य सरकार ने जो आदेश जारी कर रखे, जो वक्फ बोर्ड के आदेश पे कर रखे, वो इमामों को जो सैलरी मिल रही है, सैलरी और भत्ते में फर्क है। आप समझे, सैलरी किसे कहा जाता है और भत्ता किसी चीज का एक टाइमिंग दिया जाए। मान लो देवस्थान, जैसे राजस्थान में बना हुआ देवस्थान विभाग बना हुआ है, वहां इमामों को सैलरी दी जा रही है पर माह के प्रबंध के हिसाब से। और ये जिस तरह की बात जो कहना चाह रहे हैं, क्या वहां पर मंदिर के रखवालों को, पुजारियों को, पुरोहितों को भत्ता मिलता है या नहीं? ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है। अगर आदेश पश्चिम बंगाल सरकार का बता दिया आदेश। ठीक है सर,
आप लॉजिकली बंगाल का आदेश बताइए। सर ये खबर नहीं, ये मैं खबर नहीं, आप आदेश बताइए। ठीक है, और सरकार की साइड से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। संदीप जी से रिएक्शन ले लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वो बेहतर समझते हैं इस चीज को। संदीप जी, नितिन जी कह रहे हैं, यानी कि कांग्रेस कह रही है, जिसके साथ गठबंधन है टीएमसी का, वो कह रही है कि वहां के पुरोहितों को भत्ता मिलता है जैसे कि इमामों को मिलता है, मदरसों में मिलता है। लेकिन क्या आपको भी लगता है, जैसे कि बीजेपी कह रही है, अमित शाह का आरोप है कि वहां पर मंदिर के रखवालों, पुजारियों, पंडितों को कुछ नहीं मिलता है, क्या आपको भी यही लगता है? सच क्या है? देखिए पूनम जी, मैं आपको बता दूं, जहां तक ब्राह्मणों की या पंडितों की, पुरोहितों की बात आती है, उनको किसी भी तरीके की सरकार से कोई सहूलियत, चाहे वो भत्ता हो, सैलरी हो, कुछ भी नहीं मिलता है। और ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है सर, विश्लेषक उसको पूरी बात सुन लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, झूठ बोला जा रहा है। सर इंडियन एक्सप्रेस नहीं ना, सरकार की दिखाइएगा वहां पर। सर सरकार की दिखाइए। क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? बोला क्यों नहीं? जब साधु पे हमला हुआ तो उन्होंने अब तक चुप्पी अरे झूठ क्या बदौलत राजस्थान की जनता जानती है। तुमने कहा था जमीन इनाम नहीं होगी, ठीक है। स्वास्थ्य मिलेगा, 12,000 बहुत शुक्रिया। जो सुनना चाहती थी जनता, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ता, कि मंदिर के रखवालों को, वहां के पुरोहितों को, वहां के पंडितों को क्या कोई भत्ता मिलता है? जवाब है नहीं मिलता। संदीप जी ने यह जवाब दिया, अमित शाह ने आरोप लगाया, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि नहीं मिलता। लेकिन नितिन सारस्वत जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, यानी कि पूरी कांग्रेस से मानने को तैयार नहीं है कि जो कहा जा रहा है वो सत्य है। लेकिन जब उनसे फैक्ट्स मंगाने की कोशिश की जा रही है, जब उन्हें कहा जा रहा है कि सबूत दिखाइए, तो फिर किसी न्यूज की कटिंग दिखाई जा रही है। कोई भी ऐसा सबूत फिलहाल वो दिखाने में नाम कामयाब साबित हो रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि कोई लॉजिकल प्रत्यारोप यहां पर, मुझे वाइंड अप करना है सर लाइएगा, फिर से डिबेट करेंगे, फिर से डिबेट करेंगे सर, आप लेकर आइए ना, आप डिबेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप लेकर आइए, आप लेके आइए, ठीक है, ठीक है, वाइंड अप करना है, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लॉजिकल, चलिए ठीक है, बस मुझे वाइंड अप करना है विकास जी, एक लाइन सर, फटाफट। मैं अभी कहना चाह रहा हूं कि 2019 में पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश किए कि जिस स्कूलों में 70% छात्र मुस्लिम है, उनमें डाइनिंग टेबल का प्रोसेस लागू किया जाए। तो आप जिस तरह हम बता रहे हैं, सबूत लाने के लिए जवाब तैयार रखिएगा, उनके जवाब का जवाब देने के लिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन लॉजिकल हो, फैक्ट्स के साथ हो, वो देखना दिलचस्प होता है। लेकिन यह तो साफ है कि जितनी गर्मी पड़ रही है, उसमें अमित शाह के इस बयान ने चुनावी सरगर्मियां जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी है। देखना होगा इस छठे चरण में क्या कुछ निकल कर आता है। क्या पश्चिम बंगाल की जो अच्छी वोटिंग प्रतिशत जा रही थी, उस पर कोई असर पड़ेगा? देखना दिलचस्प होगा। चलिए, इसी के साथ ही इस खास प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कि ममता बनर्जी मां, माटी और मानुस के नारे के साथ आई थी और मुल्ला, मदरसा और माफिया में बदल गई।